तो बड़ी खूबसूरत सी जगह है ये और बड़ी हिस्टोरिकल जगह है। प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम, 3 मूर्ति भवन। फ़ोन ही आ गया एक का तो। नेहरू जी रहते थे यहाँ पे, उससे पहले सी एंड सी रहते थे और अब हमारे भाई रहते हैं यहाँ। तो नेहरू के डायरेक्ट उत्तराधिकारी अर्जुन सिंह कादयान। कैसा फील हो रहा है? बढ़िया है, अच्छी जगह, अच्छी जगह। मतलब इट्स एन इंस्टीट्यूशन, और इस इंस्टीट्यूशन के अंदर वो वज़न भी फील होता है। जो लोग यहाँ पर आते हैं, जिस तरह का काम हुआ है, शोध हुआ है, जिस तरह की किताबें यहाँ से निकली हैं। इनफैक्ट मैं आर्ग्यू करूँगा कि पूरे देश के अंदर ना जो भी लोग हु हैव अचीव्ड सम मेटल इन एकेडेमिया, आर्ट सोशल साइंसेज के अंदर, वो यहाँ से होकर ज़रूर निकले हैं। इनफैक्ट रिसेंट टाइम्स के अंदर जो विक्रम संपत जी ने वो लिखी है ना, वीर सावरकर, वो भी यहाँ पर फेलोशिप के दौरान ही लिखी थी। वेल रिसर्च्ड बुक है। रिमार्केबल बुक है। तो इंस्टीट्यूशन के साथ उसकी लेगेसी, वो सारी चीज़ें हैं जो इस संस्थान को स्टैंड अपार्ट करवाती हैं। एंड आई एम फॉर्चुनेट कि इसे प्रांगण के अंदर बैठ के मेरे को लिखने का मौका मिलता है। तो कुछ पहली सोचने का किताब मौका भी तो यही लिखी थी, यही से कर रहे थे तब आप? नहीं, पहली किताब में यहाँ पर बेसिकली उस टाइम पे मैं लाइब्रेरी में था। तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आया था, बुक्स रिसर्च करने के लिए आया करता था। अभी मैं यहाँ पर एज ए रिसर्चर यहाँ पर इन्वॉल्व हूँ। पहली किताब के टाइम पे बहुत सारी किताबें यहाँ पे मिली थी, उसी के नतीजा है कि अपॉर्चुनिटी मिली मुझे में। मतलब वो एवरीथिंग दैट यू डू स्टैंड्स ऑन व्हाट यू डन बिफोर ना। तो पहले कोई किताब लिखी थी, उस वजह से इस स्टैंडिंग पे आ गया कि यहाँ पर आकर ये रिसर्च कर सकूँ। तो वो सारी चीज़ें ज़रूर हैं, अच्छा है। तो अब क्या करवा दिए हरियाणा में? ये उल्टे लटकू करवा दिए। आगे ही कट गए सीधे। नहीं देखो, ये तो हरियाणवियों ने किया है। और जो भी किया है ना, मतलब सही गलत तो क्या ही है, जो हरियाणवियों ने कर दिया वो हो गया। क्योंकि आप ये देखो ना, जब ये 10 में से 5 आई थी तब भी तो ऐसा ही सरप्राइज़ था। जब लोकसभा चुनाव के अंदर, मेरे ख्याल से याद है मुझे, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, प्रतिष्ठान सेरेमनी हुई थी ना जनवरी में, राम मंदिर की 22 जनवरी को, तो मुझे याद है कि तभी सभी लोगों ने, हरियाणवियों का पूरे देश ने डिक्लेयर कर दिया था कि इस बार सबसे बड़े मैंडेट से आएगी भाजपा पार में, ठीक है, बिकॉज इट वॉज अ सिविलाइजेशनल बैटल। तो वो सिविलाइजेशनल बैटल के अंदर कितने लोग आए हैं, कितने गए हैं, कितनी जनरेशन्स ने लड़ाई लड़ी है, कितनी संगठनों ने, कितनी संस्थानों ने लड़ाई लड़ी है। तो जब वो हुआ था तो इट वाज सम सॉर्ट ऑफ अ सिविलाइजेशनल विक्ट्री। एंड जब वो हुआ, वो इतना बड़ा, मतलब इट्स अ जनरेशन सिविलाइजेशनल मोमेंट रहा है कि वह पूरे देश से जितने भी हुज हू थे सब वहाँ पर पहुँचे थे। तो मेरे ख्याल से तभी लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई इस बार तो भाजपा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक के सबसे बड़े मैंडेट से पावर में आएंगे। इलेक्टोरेट ने सरप्राइज़ कर दिया, ठीक। एंड आई थिंक उसी तरह का शौक यहाँ पर भी मिला, और एक स्वीट शौक है। बीजेपी तो मस्ट बी वेरी वेरी हैप्पी विद दिस, क्योंकि मुझे याद है शायद चुनाव से 1-1.5 महीना पहले बीजेपी ऑल्सो माइट नॉट बी एंटिसिपेटिंग कि इतने सारे सीट्स में जीत मिलेगी, पर ये किया, ये हुआ। और वो कौन बोलते हैं, सैम पिट्रोडा ने बोला था ना, हुआ तो हुआ। तो अच्छी चीज़ हुई, सैम दादा, सैम तो बाबा। अच्छा हुआ, अच्छा रिज़ल्ट रहा। इलेक्शन बहुत ज़बरदस्त हुआ। आपने इन रीसेंट टाइम्स इतना एक्टिव, इतना चार्ज अप इलेक्शन आपने कांग्रेस की तरफ से नहीं देखा होगा, और बीजेपी की तरफ से इससे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इलेक्शन आपने नहीं देखा होगा। तो इफ़ यू आर टू अंडरस्टैंड, जो भी आपके व्यूअर्स में जो इलेक्शन रणनीति के में रुचि रखते होंगे, तो उसके अंदर कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ना, कि आप पहले तो सोच नहीं रहे कि भाई आपके इतनी सीट्स आ सकती हैं, और फिर जब रिज़ल्ट, जब ईवीएम बॉक्सेस की काउंटिंग स्टार्ट होती है, तब यू आर इन फॉर अ सरप्राइज़। तो ये तो पूरे स्टेट के, मतलब पूरे देश के अंदर हवा है, सब ये सोच रहे थे कांग्रेस आ रही है, और फिर जब आना स्टार्ट हुआ रिजल्ट्स, तो यू वर इन फॉर सरप्राइज़। तो ये मतलब जो चीज़ की गई है उसके अंदर दो लर्निंग्स हैं। एक तो अगर कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिज्म सीखना चाहता है, वो बीजेपी के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ अच्छे से समझ सकता है कैसे चुनाव लड़ा जाए, ठीक, कि कैसे आपको अपनी कैंपेन्स प्लान करने हैं, कैसे अपने ऐड कैंपेन प्लान करने हैं, किस तरह से मार्केटिंग करनी है, किस तरह से बूथ मैनेजमेंट करना है, कहाँ कहाँ पर आपकी जो सी स्ट्रेंथ्स हैं उसको कैसे कब भुनाना है, कौन कौन से आपके वीक स्पॉट्स हैं जिसको आप कैटेगराइज करके आप ठंडे बस्ते में डाल सकते हो। क्योंकि कई सीट्स हैं जो ग्रुप डी या ग्रुप एफ सीट्स हैं, जो मतलब चांस ही नहीं है कि बीजेपी जीत सकती थी। मतलब अगर आप किलो ही सीट को मान के चलो, तो शायद बीजेपी फाइट ज़रूर दे रही होगी, या उसके अंदर कुछ कोर वोटर जो है बीजेपी का, वो ज़रूर सामने आया होगा। बट मेरी नज़र के अंदर वो सीट तो बीजेपी मान के चलती है कि भाई उसके अंदर चांस नहीं है। बेरी की सीट हो गई, मान के चलना, कुछ चांस नहीं। बट
तो उन सीट्स को आप फोरगो कर सकते हो। बट जहाँ पर आप फाइटिंग पोजीशन में हो, जहाँ पर आप जीत सकते हो, जहाँ पर आप A, B, C लेवल पर भी हो, वहाँ पर आपने अपनी सारे रिसोर्सेज लगाए, वहाँ पे अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज़ की, वहाँ पे आपने सबसे पहले आपने लगाया दिमाग, आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी स्ट्रेटेजिक की, आपने हर एक स्टेप पर आपने ये ध्यान रखा कि किस कास्ट ब्लॉक के कितने वोटर हैं, किस ब्लॉक को क्या बता कर या क्या रिमाइंड करा कर ये बीजेपी के लिए वोट कराया जा सकता है, किसके कहाँ पर इलेक्शन कैंपेन से फ़र्क पड़ेगा, किसके कहाँ पर आने से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को खड़ा करने से फ़र्क पड़ेगा। तो ये बहुत बढ़िया कैंपेन इन एवरी वे बीजेपी ने रन किया, एंड आई थिंक उसी का नतीजा है, क्योंकि आप एंटिसिपेट कोई भी नहीं कर रहा था। पोलस्टर्स तो आर मेजर सरप्राइज। सी 2-3 चीज़ें, सबसे पहले तो ये तो आपको समझ लेना चाहिए कि 2014 से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये इंश्योर कर दिया है कि हरियाणा की हर एक असेंबली सीट पर कम से कम 15,000 वोट तो हैं ही, जो सिर्फ इसलिए वोट कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार में हैं। अच्छा 15,000 हर जगह है, वो दीवानगी है, लोग वहाँ पर हैं, क्योंकि एक्चुअली ना इलेक्शन हवाओं में नहीं होता। मतलब ये माहौल बना दिया, पर्चे लग गए, फ्लैग्स लग गए, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन तब तक लड़ा जाता है कि जब तक बूथ पर जाके या EVM पर जब बज नहीं जाती ना बीप, तब तक इलेक्शन ओपन होता है। और वो ये भी समझो कि मैं एक बार कह रहा था अभी रिसेंटली ना कि इलेक्टोरेट या वोटर मोटा मोटी एक कमज़ोर होता है, प्रधानमंत्री नहीं देख पा रहे, कमज़ोर होते हैं मोदी को नहीं देख पा रहे, क्योंकि 240 जब सीट आई लोकसभा के अंदर, तब मुझे याद है कि कई ऐसे जान पहचान के लोग हैं जो शायद शाम को रात तक या 1-2 दिन तक खाना ही नहीं खा पाए, क्योंकि फॉर देम प्रधानमंत्री मोदी का हारना या उनका वो मेजॉरिटी ना ले पाना, इतना सब कुछ करने के बाद उनकी नज़र में वो इम्पॉसिबल था। बट उसके बाद भी ये रिज़ल्ट आया, तो मैनी ऑफ देम वर इन फॉर अ शॉक। और ये एक फीलिंग थी जो बहुत जगह और फैली हुई होगी। तो जो वोटर जो कंप्लेसेंट हो गया था कि ठीक है मोदी जी ने पार में तो आना ही है, जो कंप्लेसेंट हो गया था कि अरे यार ये तो जीतना ही जीतना है, वो वोटर निकला बाहर। और वो उस वोटर ने कोई हवा नहीं करी, उस वोटर ने कोई लार्ज कैंपेन नहीं किया, कोई बम्बास्टिक कैंपेन नहीं किया। उसने ये इंश्योर किया कि जिस दिन उसकी ज़रूरत है, जो उसका काम है, वो अपना काम कर दे। सो इलेक्शन जो बूथ पर लड़ा जाता है उसके अंदर उसने फ़ाइट किया है, और उसका ही रिज़ल्ट आपको यहाँ पर दिखता है। यही वो वोटर था जिसने, जो लार्ज मासेज में, लार्ज नंबर्स में हरियाणा के अंदर ना, एज वी डिस्कस्ड इन वन ऑफ द रिकॉर्डिंग्स अर्लियर, कि पॉलिटिक्स पहले तो जाट वर्सेस ब्राह्मण पॉलिटिक्स हुआ करती थी, ऑफ लेट जाट नॉन जाट पॉलिटिक्स हो गई है। तो इलेक्शन आते आते एक ये पोलराइजिंग फैक्टर भी हो जाता है, जाट नॉन जाट का एक पोलराइजिंग फैक्टर हो जाता है, और उसके बीच में आप उस कॉकटेल के अंदर आप डालते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऑरा, और उसका नतीजा मिलता है कि जब आदमी दबाता है ना बटन, तो वो यही सोचता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो एम्पावर कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ जब आपका ऑपोजिशन खड़ा है वो उसके अंदर तो आप राहुल गांधी को एम्पावर कर रहे हो ना। तो वो सारी की सारी वो सभी चीज़ों का मिश्रण है कि ये इलेक्शन इस नतीजे पे आया। कांग्रेस का ऑफ कोर्स हम अगर डिस्कस करना चाहें तो इट वाज एन इलेक्शन जो फर्स्ट डे पे जब इलेक्शन ओपन हुआ तो मोटा मोटी कांग्रेस की तरफ था। इट वाज एन इलेक्शन जो कांग्रेस अगर अच्छी फाइट मारती, कांग्रेस कुड हैव बीन मच बेटर परफॉर्म कर सकती थी, जो उसकी अभी परफॉर्मेंस है, अगर डे 1 से अच्छे से किया होता। बेसिक्स के अंदर कुछ फंडामेंटल्स जो बीजेपी के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उन फंडामेंटल्स पे लूज़ आउट करने लगे। राहुल गांधी के कुछ बयान हैं उस पर लूज़ आउट करने लग गए, राहुल गांधी स्टेट में आते हैं मेरे ख्याल से, उस वजह से लूज़ आउट करने लग गए, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड दीपेंद्र हुड्डा आई थिंक दे आउटडिड देमसेल्व्स। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कैंपेन रन किया, पर उसके बाद उनको जो और चीज़ें ठीक करनी थी, जो शायद कंपारी सिलजा को प्लेकेट कर सकते थे, दलित वोट बैंक को कैसे अपने पास रख सकते थे, कैसे 36 बिरादरी का वोट अपने पास कन्वर्ज करा सकते थे, किस तरह से बगावतियों को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते, वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस बात से नहीं हो सकता कि आप अलग अलग जगह कैंपेन ज़्यादा करो, रैली ज़्यादा करो, प्रोग्राम ज़्यादा करो, क्योंकि वो तो वहाँ का एक लोकल नेता ही ऑर्गेनाइज़ कराता है। अब आप किसी भी हल्के के अंदर जाओगे तो आपने उसी हल्के का जो आपका नेता होगा या आपके पक्ष का नेता होगा, उसी एक्सपेक्ट करते हो कि वो भीड़ जुटाएगा। उस भीड़ को जुटाने के लिए उसकी सारी एनर्जी लग जाती है, और बोलने आते हैं दीपेंद्र हुड्डा। तो दीपेंद्र हुड्डा जी, मतलब आप ये बात समझिए कि इलेक्शंस के अंदर इन हाइंडसाइट बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी ठीक फॉर द कांग्रेस पार्टी। बीजेपी के लिए परफेक्ट कैंपेन रहा। बीजेपी ने फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द इलेक्शन
तब से हर रोज़ अपनी सीट बढ़ाई है। जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तब से हर रोज़ बीजेपी ने अपनी सीट बढ़ाई है, कांग्रेस ने हर रोज़ अपनी सीट गिराई है। तो अच्छा, कहाँ गए थे आप? यार मैं ना पूरा स्टेट के अंदर मतलब डिस्ट्रिक्ट तो सारी कवर की, 60-70 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के पास में चक्कर मारी है। कितने से हारते लग रही थी तब बीजेपी, या कितनी सीट उनकी लग रही थी आपको? तो अब बिकॉज इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं इसलिए बहुत ज़्यादा उचित नहीं लगती बात ये मैं ये बोलूँ कि भी मेरे दिख रहा था, एंटिसिपेट कर रहा था, तो वो बात गलत होगी। ये ज़रूर है, दो चीज़ें क्लियर होती हैं। स्टेट के अंदर एक मेजर प्रेशर रहता है नॉन जाट वोटर को जाट मतलब विक्ट्री की हवा में अपने आवाज़ ढंग से आगे रखने का। अगर आप किसी से पूछते हो कि किसकी हवा है या कौन पावर में आ रहा है, तो जो नॉन जाट वोट बैंक है या नॉन जाट वोट बैंक के अंदर भी मैं ये बोल छोड़ूँ, पिछड़ी जाति का जो वोट बैंक है वो बड़ा कॉन्फिडेंटली बाहर नहीं आता, नहीं बोलता। और उस वजह से बहुत सारे वोटर उस वजह से उसी चीज़ ने ना स्ट्रेंथन कर दिया जाट पोलराइजेशन को, उसी ने स्ट्रेंथन कर दिया इस हवा को कि कांग्रेस की जीत हो रही है। बल्कि वो डेमोक्रेसी में तो डेमोग्राफी पावर में है ना, ये मैटर नहीं करता कि हवा किसकी है, वोट किसके पड़ने हैं। तो उस टाइम पर ये ज़रूर है कि भाई बहुत लोग हैं जो ये एंटिसिपेट कर रहे थे, मैं भी ये सोच रहा था कि मैं जिस हिसाब से फिगर्स बता रहे हैं तो 50 के पास कांग्रेस की सीट्स लग रही थी। बट होता क्या है कि 25 तारीख से आपको ये बदलाव आना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। 27-28 तारीख के पास तक आपको 27-28 सितंबर के पास तक आपको ये महसूस होता है कि स्टेट के अंदर एक पोलराइजेशन हो रही है, जाट नॉन जाट पोलराइजेशन हो रही है। 4 तारीख आपको क्लियर होने लग जाता है कि भाई इतना मतलब 4 गए 2-3 तारीख को आपको पता चल जाता है कि भाई इलेक्शन इतना इजी नहीं है जिस तरह बना रखा है। तो कांग्रेस की जो हवा चल रही है, क्योंकि कई लोग तो ऐसे थे कैमरा पे आके ये बोल रहे थे कि 60 सीट्स आ रही हैं, एग्जिट पोल के अंदर मेरे ख्याल से 70 भी बोला कई सेफोलॉजिस्ट ने। बट ये बात सेकंड थर्ड को एनीबडी हु वाज ऑन ग्राउंड, जो लोगों से मिल रहे हैं, जो कैंडिडेट से नहीं जो वोटर से मिल रहे हैं, उनको एक क्लियर हो गई थी बात कि इलेक्शन इतना क्लियर नहीं है, इतना मतलब साफ़ नहीं है कि भाई कौन जीतेगा। क्योंकि एक तो पोलराइजेशन हो रही थी, दूसरा वोटर जो है वो वोटर अपनी आवाज़ बता नहीं रहा था। बीजेपी का जो हमेशा से भाजपा की बात रही है, भाजपा का साइलेंट वोटर होता है। तो चाहे लोकसभा की बात करो या पिछले असेंबली इलेक्शंस की बात करो, तो जो साइलेंट वोटर है उसने शाम को आके अपना काम करना, और उसने अपना काम किया। तो उसी का नतीजा है ये जो इलेक्शन रिज़ल्ट आया है। और बीजेपी के लिए तो रिमार्केबल ही है, क्योंकि टर्न अराउंड है बीजेपी के लिए। आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, और हरियाणा की हिस्ट्री के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने कि 2014 से बड़ा मैंडेट उनको मिला? अगर बिल्कुल साफ शब्दों में क्या ऐसी उनकी पॉलिसी थी, क्या उनकी गवर्नेंस थी, या फिर एक कांग्रेस का डायनामो है, एक थ्योरी है कि लोग अपने आप थक हार के उनकी तरफ आ जाएंगे, वोट डाल देंगे? वो चीज़ अब की बार बीजेपी के साथ हुई कि भाई उनको कोई ऑप्शन दिखा नहीं, जो नॉन जाट वोट आप जिसको बोल रहे हो कि दलित पिछड़ा जो वोट था, तो उन्होंने सोचा कि भाई अगर जाट को वोट करेंगे तो एक डर है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, करप्शन दिख रहा है, 10 साल उनके देख भी लिए, तो इससे अच्छा है साइलेंटली हमारे पास जो एक ऑल्टरनेट बचता है बीजेपी का, उसको हम वोट करते हैं। यार मिक्स है सभी फैक्टर्स का। स्टोरी की शुरुआत यही मान के चलो कि 2014 से पहले तो बीजेपी पावर में नहीं थी हरियाणा के अंदर, किसी ने बीजेपी की गवर्नेंस ढंग से नहीं देखी थी। यूजुअली जब भी बीजेपी स्टेट में पॉलिटिक्स कर रही थी तो जो रीजनल पार्टी हमारी हुआ करती थी, चौटाला उनकी परिवार की जो पार्टी थी, उसके साथ लाइंस में क्या करती थी, क्योंकि सेंटर के अंदर बीजेपी वॉज फाइटिंग द कांग्रेस पार्टी। 2014 में जब बीजेपी पावर में आई विद क्लियर मेजॉरिटी, उनको बहुत सारे काम करने के मौके मिले। देखिए वो जब आप फुल मेजॉरिटी में होते हैं, आपके मौके रहते हैं आपके पास करने के लिए। और अगर ढंग से मतलब एक क्रिटिकल एनालिसिस भी किया जाए तो बीजेपी ने कई चीज़ें सही की हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो जेन्युइनली ग्राउंड ब्रेकिंग है, जो अनइमेजिनेबल थी हरियाणा के अंदर पहले। हमारे मतलब देश का इकलौता राज्य है जिसके अंदर एक पूर्व मुख्यमंत्री इस रीज़न की वजह से जेल में गए हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक सिलेक्शंस के अंदर करप्शन था, जेबीटी स्कैम की वजह से वो जेल में हैं। ऐसा नहीं है कि और उन्होंने ऐसे कोई बातें नहीं की होंगी, ऐसे बड़ी सारी स्टोरीज़ हैं जो चौटाला परिवार के साथ इन्वॉल्व हैं। पर हरियाणा के अंदर जो खर्ची पर्ची वाला जो मैटर है
वो इतना बड़ा हो चुका था, इतना रिग्रेसिव हो चुका था, उसने इतने चैलेंजेस क्रिएट। उसके होता क्या है कि भाई आप और मैं बैठे हैं, आपका जुगाड़ है, आपकी कोई नोन है जिसने बात की किसी नेता से और आपकी नौकरी लग गई, ठीक, क्योंकि चाहे आपके पास कनेक्शन हो या आपके पास पैसा हो। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे जैसे इतने और लाखों लोग हैं। आपने मुझसे तो वो स्पिरिट छीन ली ना कि मैं मेहनत नहीं करूं। मैं क्यों करूं मेहनत जब मेरे को पता है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपने मेरे से वो जो जुनून था, वो पैशन था हार्डवर्क करने का, वो छीन लिया। एंड व्हेन यू टेक दैट अवे, आप किसी भी समाज से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संगठन से आप उसका जो रियल एनर्जी होती है ना, उसका जो विगर होता है काम करने का, वो छीन लेते हो, क्योंकि आपने उसके लिए कोई एवेन्यू तो छोड़ा नहीं। तो आपके कंपैरिजन में, जिस केस में अंदर आपका सिलेक्शन होता है, आपके कंपैरिजन में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बात का ही वेट कर रहे हैं कि भाई मतलब हमारा तो हो ही नहीं सकता, एंड दे जस्ट सल्किंग। तो जो इस तरह के अनफेयर मीन्स रहे या अनफेयर तरीके रहे हैं, वो वर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर कि भाई हाउ द सिचुएशन वाज बैक इन द डे। अच्छा। मैं ये बात एक पॉडकास्ट के अंदर भी कह रहा था, और ऐसे एग्जाम्पल्स आप भी हरियाणा से ही हो, हम आसपास अपने देखते हैं ना, तो बड़े ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं जिसके अंदर लोग सिर्फ इसी बात के, उन्होंने पेपर क्लियर किया और उसमें इंटरव्यू क्लियर किया और उनका सिलेक्शन हो गया, ठीक। बड़ी एक फेयर चीज़ है, और ये जो चीज़ है, ये फेयर सिलेक्शन वाला मैटर है, ये बहुत ही मतलब ऐसा मैटर है जो कंसिस्टेंटली, जिससे स्टेट के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी उपलब्धता है भाजपा सरकार की। तो आप, उसके बाद sorry ट्रांसपेरेंसी। to interrupt, आप ये कह रहे हो कि ऑलमोस्ट 10 साल की सरकार के बाद फेयर और ट्रांसपेरेंट जॉब्स के ऊपर सरकार चुनी गई है। फेयर और ट्रांसपेरेंट जॉब्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा ये एक चीज़ है कि बीजेपी को जब भी अपना कोर्स करेक्शन करना होता है ना, बीजेपी कर लेती है। मतलब पूरे इलेक्शन सीजन के अंदर, फॉर एन इलेक्शन दैट वाज फॉर कांग्रेस टू विन, सो टू से, उसके अंदर वो पूरे इलेक्शन के सीज़न के अंदर ही अपनी कोर्स करेक्शन नहीं कर पाए। भाई कुमारी सलजा वाला मुद्दा दिख नहीं रहा था, वो तो 3 महीने हफ्ते से पहले पता था। कुमारी सलजा एट नो पॉइंट वॉज इन्वॉल्व, मतलब आखिरी के हफ्ते के अंदर दिखी नहीं वो आपको इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहीं पे। 15 दिन बीच में गायब थे। है ना, तो ये आप कोर्स करेक्शन कर सकते थे। बीजेपी ने क्या कोर्स करेक्शन किया? बीजेपी के टॉलेस्ट लीडर थे मनोहर लाल खट्टर, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अंदर सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं। उनकी एंटी इनकम्बेंसी काटने के लिए उनको एलिवेट करके ले गए आप यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, और स्टेट के अंदर आपने मुख्यमंत्री चेंज कर दिया। और मुख्यमंत्री आप कौन से? आप ओबीसी समाज, आप सैनी समाज से लेके मुख्यमंत्री आए। ये कहाँ, मतलब आप हरियाणा से, मैं हरियाणा से, ये कहाँ सोच सकते थे कि भाई एक सैनी मुख्यमंत्री बन सकता है हरियाणा के अंदर, ठीक। तो ऐसे बड़ी सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी डिड द राइट थिंग्स। इनफैक्ट सम वर टेलिंग मी कि शायद ये मूव जो था नायब सिंह सैनी को जी को पहले मुख्यमंत्री बनाने का, वो थोड़ा लेट ही हो गया। वो इससे पहले एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद साल पहले होता था, पर रिजल्ट्स बताते हैं, रिजल्ट्स डिक्लेयर कि भाई जो चीज़ हुई वो सही समय पर हुई, बिकॉज द रिजल्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो चाहे ये हो, चाहे डिजिटल गवर्नेंस लेकर आना हो, चाहे किसी न किसी तरीके की ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना हो, साउथ हरियाणा, अब कैप्टन अजय यादव जी की बात कर रहे थे या और लोगों की बात कर रहे थे, साउथ हरियाणा के अंदर एक मेजर इम्पैक्ट रहा है। अहिरवाल के अंदर जो काम हुआ है वो बहुत रिमार्केबल रहा है। ये हम कट कर देंगे तो बट व्हाट वाज आई सेइंग, क्योंकि कट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मेरा थॉट ना मिस हो गया हो। बट ये है कि साउथ हरियाणा के अंदर ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट इतना ज़बरदस्त नहीं हुआ यार, है। साउथ हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर को मारो गोली, वो लोग इस बात को बोल रहे हैं कि हमारे को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही। नहीं, वो एक अलग इतने मुद्दा। लंबे टाइम से, चाहे बीजेपी हो, यार, चाहे ये कांग्रेस हो, मेरी और अब भी वो राव इंद्रजीत हो या चाहे कैप्टन अजय यादव हो, सब कि हमारे को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलती। वो उसका तो एक लंबा चौड़ा डिस्कशन है। उस डिस्कशन के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री जो बने थे वो साउथ हरियाणा से बने थे। लेट मी फिनिश। उसके बाद कंसिस्टेंटली साउथ हरियाणा की जो लीडरशिप है उसकी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन रही है, ठीक। दिस इज़ अ क्वेश्चन जो साउथ हरियाणा के लोगों को पूछना अपने नेताओं से, कि ऐसा क्यों है कि आपकी रिप्रेजेंटेटिव, आपको कैबिनेट पोस्ट हो गई, कद्दावर आपके नेता रहे हैं, उनका पूरे देश के अंदर भी, स्टेट के अंदर भी अच्छा होल्ड रहा है, फिर भी आपके मूलभूत सुविधाएं जो थी वो स्टेट के अंदर मिसिंग थी। उसी का तो आज क्यों साउथ हरियाणा बीजेपी के साथ इतना टका हुआ है। एक कारण तो ये हो सकता है कि भाई जो लोग, और ये जब ऑपरेशन जाट नॉन जाट पोलराइजेशन लगती हो, पर दूसरा एक कारण ये भी तो है कि भाई आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इंप्रूव हो गया, कोई कनेक्टिविटी थी नहीं।
मतलब चाहे आप स्कॉर्पियो से वहाँ पे और कोई गाड़ी नहीं चल सकती यार। वो आज से 5-7 साल पहले 10 साल पहले वहाँ पे बोलेरो लो या आप स्कॉर्पियो लो, उसके भी शॉकर और उसकी एक्सल ख़राब होनी है, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ बैड द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप रेवाड़ी से आज नारनौल जाओ, आपको बढ़िया हाईवे मिलता है, 152D इतना बढ़िया कनेक्टिविटी दे रहा है, ये पहले था ही नहीं। साउथ हरियाणा वॉज इन रियली इन अ टेरिबल शेप। रिसेंटली हुआ जिसमें एक कोई जर्नलिस्ट की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि लास्ट टाइम पे लास्ट के 5 या 4 दिन में एक विस्पर कैंपेन नहीं होता बीजेपी का, ये था कि सदर्न हरियाणा में कि देख लो जाट चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, जो हम सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे। तो अगर आपको जाट चीफ मिनिस्टर चाहिए तो आप कांग्रेस को दे देना, और वो भी भूपेंद्र हुड्डा। अगर जाट नहीं चाहिए तो हमारे को डालो वोट। तो एक ये पूरा पोलराइजेशन वहाँ पे बीजेपी की तरफ से वहाँ पे किया गया, जिसकी वजह से एक तरफा 10-11 सीट्स वहाँ पे आई ऑलमोस्ट। इसके अलावा एक बात ये कही जाती है कि जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे 2 कृष्ण में, जो कैंडिडेट्स थे जिनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़के उन्होंने 25-25, 30-30, 20-20 हज़ार वोट कलेक्ट करे या इलेक्ट करे, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा बड़ा इन्वॉल्वमेंट था कि वो 90 सीटों के बजाय 120 कैंडिडेट अपने लड़वा रही थी, जिनमें वो निर्दलीय भी शामिल थे। पूरा बैक उनका था कि अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो ये निर्दलीय को हम साथ लेके सरकार बना सकते हैं। यार सो आई एम नॉट अ पार्टी स्पोक्स पर्सन। नहीं, आपको इस पर लग गया मैं उसमें पहली राय तो मेरी ये वाला जो मुद्दा है कि भाई विस्पर कैंपेन रन किया, यार ये विस्पर कैंपेन्स ना बड़े लोकलाइज्ड होते हैं और ये हर एक असेंबली पर अलग अलग तरीके से करे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि विस्पर कैंपेन जैसी चीज़ें ऑपोजिशन नहीं चलाता या मतलब पार्टियाँ दोनों तरफ से चलती हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई ये फर्स्ट टाइम हुआ है और ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम हुआ है। इन एडिशन जिस बेल्ट की हम बात कर रहे हैं वो बेल्ट ऑलरेडी बीजेपी की साइड थी ना। पिछले चुनाव में कौन सा वो कांग्रेस के साथ थे, ये भी है। तो वो इनकम्बेंट ही है, वहाँ पे इनकम्बेंट ही पावर में आया। दूसरी चीज़, जहाँ तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात है ना, ये अपॉर्चुनिटी तो बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के पास थी। आप ये सोचो, जब बीजेपी ने अपनी लिस्ट डिक्लेयर की तो कितने सारे लोग थे जो बीजेपी छोड़ के गए, ठीक। वो जितने भी छोड़ के गए हैं वो ओपन टू ग्रैब थे फॉर कांग्रेस पार्टी। पर उनके पास ऑलरेडी जगह ही नहीं थी, तो किसी ना किसी को सेटल करना तो उनका काम है। जैसे बीजेपी के तंत्र के अंदर ये बढ़िया चीज़ होती है, बीजेपी के अंदर जब कोई व्यक्ति मान नहीं रहा होता ना, तो अलग अलग तरह से अलग अलग लेवल्स पर लीडर्स आते हैं और वो सलाह मशवरा करके आपको उनको रूसा मनाही करते हैं। कांग्रेस में नहीं होता कहीं भी। कांग्रेस के अंदर इस वक्त कांग्रेस इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे ना, उनको ऐसा लग रहा था कि वही जीत रहे हैं सब कुछ, ये ज़्यादा चिंता की ज़रूरत है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से उसी वजह से कांग्रेस ने उस लहर में, उस ओवर कॉन्फिडेंस में आकर इस चीज़ पे इतना खास ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था, दैट डू इट डिजर्व्ड। तो वो नहीं हो पाया। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की वो बात है। और ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, यार इस बार तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कम जीते हैं, ठीक है। उन्होंने हर जगह सिर्फ वोट काटने का ही काम किया होगा। जीते हैं पर उन्होंने मतलब जिताया है। हाँ, तो ये लगता है कि भाई उन्होंने जिताया। वो नो सीरियस कैंडिडेट, ठीक है, वो बिना वो इस मंशा से चुनाव में नहीं जाता कि मेरे को हारना है। वो गए तो जीतने ही थे अपनी जान में। वो इतना ज़रा अच्छा स्टैंड ना दे पाए हों। जिन्होंने बढ़िया कैंपेन लड़ा है वो जीते भी हैं। सावित्री जिंदल जीते हैं, देवेंद्र कादन गन्नौर से जीते हैं। आप कैंपेन देखो, राजेश जून इतना ज़बरदस्त कैंपेन लड़के हैं। तो तीन व्यक्ति हैं जो इंडिपेंडेंट करके जीते हैं और तीनों ने ही बड़ा एक रिमार्केबल शो किया। देवेंद्र कादन तो बीजेपी के साथ ही तो थे। देवेंद्र कादन इधर एक गन्नौर विधानसभा से वेरी मच विद द बीजेपी ने टिकट दिया देवेंद्र कौशिक को वहाँ से। इन्होंने बाहर आए क्योंकि 9 साल से एक्चुअली 17-18 साल से पॉलिटिक्स के अंदर है। पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए और 9 साल से गन्नौर में ही सेवा कर रहे थे। अपनी एक वेलफेयर फाउंडेशन चला रखी है, अपना व्यवसाय भी है, तो बड़ा सारा ऐसे तामझाम काम कर रहे थे। और व्हेन ही वाज डिनाइड द टिकट, क्योंकि 2019 के अंदर भी था कि टिकट मिल रही है बीजेपी से ही, तो 2024 में भी टिकट नहीं मिली। तो व्हेन ही वाज डिनाइड द टिकट, तब पूरे ही हल्के के अंदर, ये गन्नौर हल्के के अंदर ये हवा से फैल गई कि ये गलत हुआ है। और एक लाइन बोली थी मेरे ख्याल से एक वीडियो में ना कि भाई आपने मेरी मजदूरी रखी है। और वो चीज़ इतनी वायरल हुई, वो चीज़ इतनी फैली आग की तरह कि लोगों ने ही उठा दिया चुनाव। मतलब वो चुनाव की एक मेजर सक्सेस के पीछे देवेंद्र कादन का, मैं बोलूँ, पिछले 9 साल का काम रहा हो, उसके बाद लोगों का है कि लोगों ने उठा दिया चुनाव। अच्छा। क्योंकि थ्रू आउट इलेक्शन मेरे ख्याल से कोई ऐसा एबिंग पॉइंट नहीं था, लो पॉइंट नहीं था। जहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, जहाँ रैलीज हैं, वहाँ पे लोगों का जमघट है, ठीक। मतलब ये शायद दीपेंद्र हुड्डा जी जब आए होंगे
गन्ना ऑर्गेनाइज, तब इतनी भीड़ ना हो जितने देवेंद्र कादयानी के मतलब रेगुलर नहीं, वो बंदा प्रोग्राम्स में। जीता ही इतने वोट से है, इतने ज़्यादा हाँ, वोट से जीता इतना 35 प्लस हज़ार वोट से 30 जीता है, 35 के आसपास जीता 35,000 वोट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लेकर जा रहे हैं इन एन इलेक्शन जो क्लियरली बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हुआ है। हाँ, मतलब दिस इलेक्शन वाज अ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इलेक्शन, देयर इज नो INLD सांस लेने का चांस नहीं रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास JJP का सुपड़ा साहब है, ठीक है। मतलब वेयर इज दुष्यंत चौटाला इन चाणक्य 5 सितंबर पे। तो आप सोचे हाँ, वो तो लग ही रहा था, पता था सबको। तो ये 5 7 करने भी से ज़्यादा आ गए, उनके 5 ही लग रहे थे। है ना। तो आप ये सोच कर मैं छठे नंबर पे है, पर रिगार्डलेस पॉइंट ये है कि भाई दिस इज फॉर्मर डेप्यूटी CM ऑफ द स्टेट, ठीक है। वो अपनी एक जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को गढ़ मानते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये हाल है। तो आप समझो कि भाई इलेक्शन तो क्लियरली बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था, और उस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इलेक्शन के अंदर ये स्टेटस है, आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो 3 इश्यूज थे जिनके ऊपर कांग्रेस लड़ रही थी, और ये कहा भी जा रहा था कि पूरा चुनाव इसी पे हो रहा है हरियाणा में। एक तो किसान आंदोलन, एक ये महिलाओं वाला और प्रोटेस्ट, और एक ये अग्निवीर। तो क्या ये 3 इश्यूज सिर्फ जाट के इश्यूज बन के रह गए क्या? ईच एंड एवरी क्या कहते हैं, जो सोसाइटी के जो सभी वर्ग थे वो इससे रिलेट नहीं कर पाए, और सिर्फ ये इशू जाटों के बन के रह गए, और नीचे नीचे वो अलग ही कोई हवा बह गई। जाटों के तो मैं ये जाटों के तो ना ही बोलूँ, ये ज़रूर है कि भाई अग्निवीर जैसे कोई मुद्दा है, अग्निवीर मुद्दा ज़बरदस्ती कांग्रेस ने बना रखा था। का मतलब मुद्दा ये स्टेट के अंदर आप जाते हो, आप ज़बरदस्ती बुलवाना पड़ता है कि अग्निवीर से मुद्दा है क्या। जो लोग कांग्रेस के फेवर में हैं, जो लोग कांग्रेस आइडियोलॉजी के हैं, जो लोग चाहते हैं कि बीजेपी आ रहे, वो ज़रूर ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं। वरना इतना कहाँ, इससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा वो हो सकता था कि भर्तियाँ कराओ। अब धीरे धीरे लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि भर्तियों के अंदर कुछ इशू आएगा, उसकी भी कोर्स करेक्शन होगी, बट ऐसा नहीं है। और फिर दूसरा क्या है ना कि आपकी लीडरशिप देखो, कांग्रेस के अंदर लीडरशिप है राहुल गांधी के पास, बीजेपी में लीडरशिप है मोदी जी के पास। जब 370 हटेगा तो भाई किसको क्रेडिट गया? प्रधानमंत्री मोदी को। 370 हटता है ना, हरियाणा में सबसे जोर का रुक्का पाटता है पूरे देश में, हरियाणा में पाटा था। वो क्यों? राहुल गांधी के लिए थोड़ी गया था, हुआ तो नरेंद्र मोदी जी के लिए था। इशू ही नहीं थे अब इस वाले इलेक्शन में। आप मैं उससे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी, नेशन के लिए लड़ने वाला का अगर मुद्दा आता है तो बीजेपी स्टैंड्स एट अ मच स्ट्रॉन्गर पोजीशन कंपेयर टू द कांग्रेस पार्टी। एंड वेयर इज बीजेपीज लीडरशिप? नरेंद्र मोदी जी इज बीजेपीज लीडरशिप। कांग्रेस की लीडरशिप राहुल गांधी के पास है, जिसके पास मतलब उन सारे मुद्दों को लेकर एक सर्टेनिटी है ही नहीं कि उसके बारे में क्या करना है, ठीक। तो वो सारे मुद्दे हैं। अब हरियाणा के अंदर आप देखो, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे हुआ था कि हरियाणा की कोई तारीफ़ करता हुआ एक कोई रील था, उसके अंदर यही बात आ रही थी, चाहे खालिस्तानियों से झगड़ना हो, तो चाहे देश के लिए देश से बाहर झगड़ना हो या देश के लिए देश के बॉर्डर पे झगड़ना हो, तो हरियाणवी हमेशा आगे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। ये तो अपना इसका अग्निवीरों का मैटर होगा। किसानों के लिए देखो यार, फार्मर्स मूवमेंट और फार्मर्स प्रोटेस्ट तो चल गया, वेरी क्लियर इट वाज अ पॉलिटिकल मूवमेंट। ये फार्मर्स मूवमेंट की वजह से आप और मैं, हमारे जैसे बड़े सारे लोग क्राइसिस के अंदर तो ज़रूर आ गए थे, चैलेंज ज़रूर था दिल्ली के बॉर्डर क्रॉस करना, बट आप और मैं बियॉन्ड अ पॉइंट इस चीज़ को रिलेट ही नहीं कर पा रहे होते थे कि भाई इतना बड़ा मुद्दा है, इसको क्यों बनाना है, क्योंकि एवरीथिंग एज अ आपको सोल्यूशन ही ढूंढना है ना, आपने काम का झंडे ठा के तो रखने नहीं है। जब आप चढ़ूनी, जो कहने को बहुत बड़े नेता है, कितने वोट है चढ़ूनी के? 11 है। तो आप ये देखो, जब ये उस मतलब पूरे के पूरे तामझाम के जो सबसे बड़े नेता हैं उसका ये स्टेटस है। इनफैक्ट चढ़ूनी का अगले दिन मेरे ख्याल से बयान भी आ गया कि माहौल तो कांग्रेस के लिए हमने बनाया था। मतलब क्लियर है कि वो पॉलिटिकल मूवमेंट था ना, तो वो सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, और वो वोटर भी देख रहा था। वोटर बस सामाजिक सौहार्द मेंटेन करने के चक्कर में ज़्यादा बोल नहीं रहा था। व्हाट एल्स कुड बी द रीजनिंग बिहाइंड इट? भाई एट द एंड ऑफ द डे, आप जिस गांव गोहांड के अंदर रहते हो, आप ये नहीं चाहते कि लोग आपस में झगड़े, यू वांट पीस अराउंड यू। तो लोग ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं करते, जहाँ ऑब्जेक्शन करने को मिलता था कि वो बोल देते थे, बट कभी भी इतना बड़ा नहीं होने दिया। तो ये हुआ किसानों के लिए। इन एडिशन किसानों के लिए भाजपा ने आते ही, जैसे नायब सिंह सैनी जी जैसे मुख्यमंत्री बने, 24 की 24 क्रॉप्स पे MSP है यार। मतलब हरियाणा इज़ द फर्स्ट स्टेट टू डू इट, कि सभी क्रॉप्स के ऊपर MSP मिलेगा। तो इससे बड़ा चीज़ कोई क्या ही मांग सकता। तो उसने सारी की सारी चीज़ों को करेक्ट कर दिया। और दूसरा जो एंटी इनकम्बेंसी वाली बात जो मैं पहले कह रहा था ना, कि कोई भी चैलेंज, कोई भी गिला शिकवा रही हो मनोहर लाल खट्टर जी से, वो सारी की सारी उसी वक्त कोर्स करेक्ट कर दी कि जब आपने वहाँ से स्टेट से हटा ही दिया। ये चीज़ आप कांग्रेस सोच भी नहीं सकती थी करना, तो दूर की बात। कांग्रेस तो, वो एक भाई कह रहे थे कि कांग्रेस को हराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही हार गए अपने आप से।
हाँ मतलब कांग्रेस वो ना, कांग्रेस ने अपना इलेक्शन अगर ढंग से लड़ रहे होते बोले कि खुद ही उन्होंने लट काट दी अपने, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा दूसरा एक बात बताओ, जैसे आप अभी कह रहे थे कि कोई सोच सकता था कि सैनी चीफ मिनिस्टर बनेगा स्टेट का, अभी उल्टा हो रहा है कि अब कोई सोच सकता है कि जाट चीफ मिनिस्टर बनेगा स्टेट का। बन जाएगा यार, ऐसी कोई कोई दोहराया नहीं है। और मैं तो सही बताऊं तो कुछ भी आपको पता नहीं है, भाजपा से भी जाट सीएम बन सकता है कोई तो भाजपा का तो वोटर नहीं है, पर अब की बार तो दिए उन्होंने। हाँ 14 में भी दिए। 14 में भी देते हैं, जाट वोटर है भाजपा के पास। ये तो इलेक्शन आते आते ना इस तरह की हवा बनाई जाती है, क्योंकि जाट और नॉन जाट पोलराइजेशन हेल्प्स बीजेपी। ठीक है, तो बीजेपी ना भी बनाए ना, इट सर्व्स बीजेपी पर्पस। हाँ मतलब भाजपा चाहती है कि उसे 36 बिरादरी वोट मिले, ठीक। एंड में आते आते उसे अगर नॉन जाट के वोट भी मिल गए ना तो भी भाजपा खुश है। हरियाणा के सबसे है ना, मतलब सिर्फ नॉन जाट के मिल जाए ना, मतलब दे आर, वो पोलराइजेशन हो जाए तो दे आर थ्रू इन द इलेक्शंस। आप ये मान के चलो भाई, हरियाणा के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं भजन लाल, ठीक। भजन लाल पैंडर टू नॉन जाट पॉलिटिक्स, ही डिड नॉट पैंडर टू जाट पॉलिटिक्स। कहने को कि हरियाणा के सबसे टॉल लीडर रहे हैं देवीलाल जी। अब दाऊद देवीलाल जी के आप देखो, वो 5 साल भी पूरा टर्म, 5 साल पूरे नहीं है उनके पास सीएम इन हरियाणा एक बार भी। ठीक। तो ये वो डेप्यूटी पीएम बन गए, किंग मेकर हो गए, उन्होंने बहुत किसान वर्ग के लिए उन्होंने बहुत सारे काम कर दिए, उनकी आवाज़ हमेशा सामने रखी। बट पॉलिटिकल सक्सेस सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि हाउ टॉल यू आर, हाउ बिग यू आर, और हाउ बिग योर ऑरा इज़, और व्हाट योर पोटेंशियल इज़। एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शंस आर रन ऑन वेरी लोकलाइज्ड इशूज़ एंड दे आर वन ऑन द बैलेट। अच्छा तो वो मतलब इस चुनाव के अंदर दिखता है। एक जाट लीडरशिप में भी वैक्यूम आ गया है हरियाणा में, अब जाटों का कोई बड़ा लीडर दिख नहीं रहा है हरियाणा में अक्रॉस द पार्टी लाइंस। आप यार कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखो, जाट ना जो सबको साथ लेके चले, मैं उसमें वही, सिर्फ ये नहीं कह रहा हाँ कि बस जाट का नेतर बनना, हाँ वैसा ना हो। कि जैसे पहले होता था, मतलब जाट लीडर्स होते थे वो जाटों को भी मानते थे, दलित्स की भी मानते थे, वो जो आइडिया, वो जो चौधर का आइडिया होता था ना, जो चौधाहट होती थी, वो सिर्फ इस बात की नहीं होती थी कि भी सिर्फ जाट के ध्यान रखना है, तो सभी बिरादरी 36 बिरादरियों का ध्यान रखते हैं। जो 36 बिरादरी का कॉन्सेप्ट भी है वो भी इसी कल्चर से आया है, वो कहीं और से नहीं आया। जिस कल्चर को हम 35 वर्सेस 1 कर देते हैं ना, वो भी इसी कल्चर का हिस्सा है। वो तो 35 वर्सेस 1 तो आप मतलब जाट नॉन जाट पोलराइजेशन बता रहा हूँ मैं। बट पॉइंट ये है कि भाई आपके पास हमेशा से ही मतलब जो जाट लीडरशिप थी वो इस डायरेक्शन में काम किया करती थी। अब ये ज़रूर देखना है, और मैं इस बात को ये कह सकता हूँ कि ऐसा कोई वैक्यूम का पता नहीं, पर ये ज़रूर है कि जाट लीडरशिप उठेगी ज़रूर। और वो इस बात की नहीं उठेगी कि वो जाट नेता है, वो इस बात के उठेंगे कि वो 36 बिरादरी के नेता हैं। और जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेगा हरियाणा के अंदर, वही राज करेगा। जिसने बांट दिया, जिसने होप किया कि उसको एक ही बिरादरी के वोट मिलें या एक बिरादरी का वोट पोलराइज हो जाए उसके पास, वो हारेगा। जिसने अपने सक्सेस या इस बात पे अटकाई हो कि भाई किस बिरादरी के कितने वोट हैं कहाँ पर, और वो उस बिरादरी के कुछ नेताओं को पकड़ लिया कि हमें वोट दिलवा दें, वो व्यक्ति हारेगा। आपका आज के टाइम पे इलेक्टोरेट इतना सियाना है, इलेक्टोरेट को पता है, वोटर को पता है, सब मोबाइल फ़ोन से, मीडिया से सबको सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। आप अपने वोटर को इतना कमज़ोर मत समझो, इतना निर्बुद्धि ना समझो। वो समझदार है, वो सारी चीज़ देख रहा है, वो सारी चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, वो देख रहा है कि कौन किस देश के लिए क्या कर रहा है, वो कौन स्टेट के लिए क्या कर रहा है। इसीलिए आपको इतने कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट्स मिल जाते हैं। हरियाणा लोकसभा बीजेपी कांग्रेस पर 50-50 एंड इट्स अ कॉन्ट्रास्ट रिजल्ट इन असेंबली इलेक्शंस। व्हाई डिड दैट हैपन? क्योंकि उस वक्त कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, उसके बाद कुछ चीज़ ऑब्जर्व की, फिर जब इलेक्शन आया तब कुछ और ऑब्जर्वेशन थी वोटर की, और वोटर ने उस हिसाब से वोट दिया। तो 36 बिरादरी का नेता जाट समाज से निकलेगा ज़रूर, और जल्द ही निकलेगा। और जैसे ही वो चीज़ें होंगी तब मुझे विश्वास है कि स्टेट धीरे धीरे पोलराइज होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई नहीं चाहता डिवीजन इन सोसाइटी। जाट आरक्षण मूवमेंट के टाइम पर सफ़र समाज किया था, और ऐसा नहीं है कि एक वो बिरादरी सफ़र की थी, सभी सफ़र किए थे। अगर किसान आंदोलन होता है और उसके अंदर सड़कें रुकती है, ऐसा नहीं है कि एक समाज सफ़र करता है, सभी समाज सफ़र करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि लोग हरियाणा को इकट्ठे देखकर सोचने लगे, हरियाणवी आइडेंटिटी के बारे में सोचें, हरियाणा की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के बारे में सोचें। और जब जब ऐसा होगा, जब जब ऐसा कोई व्यक्ति आएगा आगे बढ़कर, तब तक लोग उसे वोट देंगे। कास्ट जो मैटर होता है वो इलेक्शन के टाइम पर गणना के अंदर यूज़ ज़रूर करते हूँ, बस जो एक मेजर हवा होती है ना, वो अलग होती है। जैसे मुद्दे होते हैं, अब ऐसा क्या था कि ताऊ देवीलाल को लोग जाट नेता के तौर पे देखते हैं, पर ताऊ देवीलाल के जब 75 सीट लेकर आते हैं तो क्या सिर्फ जाटों ने वोट किया था? नहीं। तो जो भी व्यक्ति जो लार्जर देन लाइफ अचीव करते हैं, पॉलिटिकल सक्सेस अचीव करते हैं,
आर नॉट वंस जो किसी बिरादरी से निकलते हैं, आर वंस जो पूरी उस रीजन को, पूरे एरिया को, वहाँ पे जितनी बिरादरी हैं उन सबको साथ लेकर चलते हैं, और उसी का नतीजा है। एंड वो मिलेगा ज़रूर, आई ट्रस्ट। हाँ, वोट डाल के आया था। वोट इज माई वोट इज माई राइट, बट इट्स ऑल्सो प्राइवेट एक्सरसाइज। बता दो ना वोट का क्या बताना। या निर्दलीय को ठोका है किसी को? निर्दलीय बने, निर्दलीय ने कईयों ने तो बहुत बढ़िया काम कर रहा या नोटा पे? नोटा तो इज अ वेस्ट ऑफ योर वोट ना। नोटा तो एनीबडी हु थिंक्स के भाई नोटा से मेरे को याद आया, मैं अभी कहीं घूम रहा था हरियाणा में, तो बोल रहे कि यार मैंने पूछा कि जेजेपी का क्या हाल चाल रहेगा, बोले जेजेपी और नोटा की फाइट है, जेजेपी ज्यादा वोट ले। वोट है, उसने आम आदमी पार्टी नहीं इंक्लूड की, वो भी सियाना था, उसको पता था आम आदमी पार्टी और भी नीचे होगी। तो ये भाई तो चौटाला इनका केयर है, ऑलमोस्ट समझ लिया होता है इनका यार। आई थिंक पर ये रूल आउट तो नहीं करना चाहिए, ये रूल आउट नहीं कर सकते वापस आ जाएंगे। आप ये समझो कि हर एक स्टेट के अंदर या हर एक रीजन के अंदर एक ये ज़रूर रहता है कि कोई ना कोई एक रीजनल पार्टी जो होती है ना, वो हमेशा किसी ना किसी ये होल्ड मेंटेन कर रही होती है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो जाए, समाजवादी पार्टी रहती है, ठीक। तो उस तरह के एक एग्जिस्टेंस ऑफ अ रीजनल पावर वो रहेगी ज़रूर, वो एक ही रह जाएगी शायद, क्योंकि और दूसरा क्या है, बीजेपी की नॉन एग्जिस्टेंस ने ये इंश्योर कर दिया था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम 2014 से पहले कि एक चौटाला पार्टी, चौटाला की पार्टी इतनी ज़्यादा पावर में रही, ठीक है। अभी वो आउट हैं, बट उन्होंने अपना तामझाम इतना सुदृढ़ कर लिया है कि उनको जब अपना फाइट बैक देना हो, वो जब उन्हें मौका ठीक लगे वो दे सकते हैं। और कभी भविष्य में, हालांकि भाजपा ऐसी पार्टी नहीं है कि वो कमज़ोर होती है किसी स्टेट के अंदर, बट कभी अगर ऐसा भाजपा कमज़ोर होती है तो इट विल ऑलवेज हैव इन द चौटाला फैमिली टू बैक इट अप। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोग बता रहे हैं विलन है कांग्रेस के, इन्होंने हरवा दिया। शैलजा भी बेचारी थोड़ी बहुत तो विलन होएगी फिर यार, वो ना ऊपर वाले असली विलन, किन दोनों छोटे विलनों को वो संभाल नहीं पाए। वो कोई विलन नहीं, कोई हीरो नहीं इस इलेक्शन के अंदर। नहीं, इलेक्शन के अंदर ना देखो, अगर आप कंपेयर करते हो नरेंद्र मोदी को विद द हुड्डा फैमिली, और तो अब चांस ही नहीं है ना, तो चांस ही नहीं, राइट। तो उस लीग के अंदर तो वो हीरो है ही है। इस लीग के अंदर आप इनको हीरो विलन मत कैटेगराइज करो। आपको भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी डिड नॉट गो इनटू द इलेक्शन थिंकिंग के वो कांग्रेस के विलन है ना भाई, कांग्रेस पार्टी के विलन के हिसाब से खलनायक है ना। तो वो ऐसा तो चुनाव में गए नहीं थे कि भाई हमें हारना है, ठीक है। दे वर पुटिंग देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। उनकी स्ट्रैटेजीज काम नहीं आई, और उन्होंने जितने तरीके से चुनाव लड़ना था वो काम नहीं आया। अब जैसे कांग्रेस संगठन कहाँ है, मतलब आप बीजेपी का स्टेट के अंदर हर एक लेवल पर आपको कार्यकर्ता मिलता है, आपको टीम्स मिलती हैं। बीजेपी ने यही तो इंश्योर करके रखा। अब की और तो आरएसएस वालों ने भी काम किया अच्छा खासा। यार आरएसएस कोई अगर वैसे मैं बताता हूँ, आरएसएस और भाजपा एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक भी गलत शब्द होगा। भाजपा आरएसएस से निकली है। अगर आप ये सोचते हो ना कि आरएसएस किसी और को वोट करेगी या भाजपा किसी और को वोट करेगी या वो एक दूसरे से दूर हैं, तो आप गलत सोचते हो, या आपको थोड़ा पॉलिटिकली इसको मतलब नहीं, वोट एक दूसरे के खिलाफ वो वैसे भी काम करेंगे डालेंगे ही नहीं अगर उनको ऐसी स्थिति भी आ गई। आरएसएस बीजेपी के लिए काम ही करेगी। आरएसएस के अंदर एक चर्न का ही नतीजा था कि बीजेपी बनी थी, जनसंघ बना था, फिर बीजेपी बनी थी। तो इफ़ यू थिंक कि भाई आरएसएस और बीजेपी के आपस में नहीं बन रही है, वो बड़ा है कि मैं चौरस सा वो मीडिया के अंदर एक गॉसिप वाला कॉलम चलता है ना, उसके लिए अच्छा होता है। वैसा कोई चांस ही नहीं है। आप हमें उस तरह पे सोचना ही नहीं चाहिए। ये ज़रूर हो सकता है कि कहीं पर भाजपा जगह एग्जिस्ट ही ना कर रही हो और वहाँ पे आरएसएस कार्यकर्ता हूँ, वो भाजपा कैंडिडेट ही नहीं, किसको वोट करेंगे। तो उसके अंदर भी ऐसा तो होता ही है कि डिस्कशंस होती हैं कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी इस वक्त इतनी सुदृढ़ है। पर बैक इन द डे तो संघ तो इस वजह की कॉन्वर्सेशंस में आया करते थे, लोकल कार्यकर्ता भी आया करते थे। तो ऐसा कुछ वो नहीं है। और कांग्रेस के खलनायक की बात करनी है तो इसके अंदर खलनायक नहीं कह सकते, इसके अंदर कई चीज़ें हैं जो सही हो सकती थी। ऐसा नहीं था भाई आप झगड़े इतना लेट करना, झगड़े पहले रिजॉल्व कर लेते आप अपने। क्यों इस बात का टिकना था कि कुमारी सलजा के अल्टीमेटली क्या होना है। पहले कुमारी सलजा जी के साथ एक चर्चा हो जाती और उसके बाद रिजॉल्व करा लेते, वो फील्ड पे आ जाती। सिर्फ एक इंटरव्यू बाइट देने से नहीं होगा। ये सोचो कि इंटरव्यू में कहीं पे बोल दिया कि भाई हम तो साथ ही हैं भाई, अब चुनाव जीते, इससे नहीं होता। आपको फील्ड पे आना पड़ता है। चुनाव तो फील्ड पे लड़ा जाता है। कोई राज्यसभा के चुनाव थोड़ी थे या ऐसे कोई काउंसिल के चुनाव थोड़ी थे। आपको तो कार्यकर्ता है, आपको संगठन बनाना है, आपको ग्राउंड पे जाना है, लोगों से मिलना है, चर्चाएं करनी है, लोगों की चैलेंजेस समझने हैं, उसके लिए कोर्स करेक्शन करना है। उसी तरह से चुनाव जीते जाते हैं। चुनाव
ख्याली पुलाव में नहीं जीते जाएंगे। और वो मेरे ख्याल से कांग्रेस इस होप में थी कि हवा इतनी बड़ी बन गई, पूरे आकाश का रंग कांग्रेस जैसा हो गया। डाल के नाम उसका योगेंद्र यादव, हाँ ये सही न बावड़ा बनाई फिर कांग्रेस वाला नहीं, उसको तो अच्छा, उसको तो उस रोजगार ने बेरोजगार ने पालन की इन्हें टेका दे रहा है क्या? नहीं उसको उसका अच्छा खासा निपटारा तो किया है। अभी कुछ दिन पहले आज तक के अंदर एक वीडियो आया था, उन्होंने योगेंद्र यादव की जो हिपोक्रेसी है ना उसको अच्छे से समझाया था, ठीक है। एंड मेरी भी ऐसे नहीं है कि मैं बूढ़ा हो गया और ना मैं ऐसे कोई कॉलेज का जानना बालक हूँ। मैंने भी योगेंद्र यादव जी को बहुत समय से देखा है, उनके ऑपरेशंस को देखा है, वो क्या काम कर रहे हैं, क्या बातें बोलते हैं, किस तरह के वो कॉलम्स लिखते हैं। वो एक्चुअली थ्रू आउट द इलेक्शन ही वाज ट्राइंग, वो माहौल बना रहे थे कांग्रेस के लिए, वो कुछ नहीं कर रहे थे, और वो सिर्फ माहौल बना रहे थे। और उनके माहौल वो ये चाह रहे हैं, क्योंकि यार 2014 से पहले ना इस देश के अंदर ना कुछ इंस्टीट्यूशंस थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जिसके अंदर आप पोजीशंस ले लेते हो तो आपको एक बड़ा लार्ज मैंडेट मिल जाता था। आपको पॉलिटिकल पावर डायरेक्ट ना हो बट आपके पास एक क्लाउट हुआ करती थी। तो उस क्लाउट के चक्कर में वो क्लाउट उन लोगों ने देख रखा है 2014 से पहले। 2014 के बाद जिस क्लाउट के लिए शायद लड़ रहे होंगे, प्लानिंग कमीशन की क्लाउट के लिए लड़ रहे होते हैं लोग, वही पलट दिया था मोदी जी ने। तो ऐसा नहीं है, इनका सोचने का तरीका, इनका एनालिसिस का तरीका, इनका आंकलन जो है वो पुराना है। आज भारत बदल चुका है, देश बदल चुका है, देश के सोचने का तरीका बदल। आज हम इस बात के लिए थोड़ी फाइट कर रहे हैं कि सड़कें साफ रहें, या फिर हम इस बात के लिए फाइट कर रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहे? मतलब हम इस बात के लिए फाइट नहीं है ना, इस बात के लिए फाइट नहीं कर रहे हम कि भाई 2004 से 14 के बीच में जो मुद्दे थे ना, जिसके अंदर वी वर अ सप्रेस्ड कम्युनिटी, कहाँ से मतलब इस देश के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। आज डंके की चोट पे हम कॉन्फिडेंस देखा करो आप। आज आपकी इमेजिनेशन ये नहीं होती, आई डोंट नो अबाउट यू बट आई नो मैनी यंग पीपल, आई नो मैनी यंग पीपल हु वुड बाय एंड हु वुड वर्क हार्ड, और ये इमेजिन कर सकते हैं कि टाइम्स मैगजीन के कवर पे हमारी फोटो हो। ठीक, नहीं ठीक बात। ये आज से पहले ना एस्पिरेशन जो थी वो मिसिंग थी, वो कॉन्फिडेंस मिसिंग था कि हम जो कुछ करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, वो मिसिंग था इसमें। ये मुद्दे थोड़ी ना लोकल तो आज भी लोगों को खाने के लिए, पानी के लिए भटक रहे हैं, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। गांव में सड़कें नहीं है उनके पास। बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं, हरियाणा में भी। अब मैं मेवात में गया, मेवात के वो लोग कह रहे हैं कि भाई पूरा हरियाणा तो जन्नत, और हमने धरती के नीचे गाड़ रखे हैं। नहीं तो सबसे पहले तो ये बात 2014 से पहले जन्नत था। नहीं 2014 से पहले भी कोई काम नहीं हुआ ना, नहीं, तो वही मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 14 छोड़ो यार, 14 को बीच में मत ले। तो इसलिए बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझना, किसी सरकार ने काम नहीं किया। मैं वही बता रहा हूँ, ये इसलिए समझना ज़रूरी है कि ये क्रिटिसिज्म करना या वो तो किसी का क्रिटिसिज्म नहीं है, सुन लेना, मैं आपको ओवरऑल बात बता रहा हूँ कि क्रिटिसिज्म करना ना ये कन्वीनियंट क्रिटिसिज्म हो जाता है कि अगर हम बोलें कि आज भी जैसे सड़कें नहीं हैं, ठीक है, या आज भी जैसे वो मुद्दे तो बहुत है देश में, अगर मुद्दे खत्म हो गए तो बस स्वाद नहीं आ जाएगा, खत्म हो दे बात खत्म हो दे, ठीक। पर उससे पहले की बात क्या है कि आपके पास क्या विविड नहीं है कि बदलाव क्या है देश के अंदर। मुझे विविड है क्योंकि मैं 2008-9 के अंदर कॉलेज के लिए बस स्टैंड भी जाया करता था, रेलवे स्टेशन भी जाया करता था, ठीक है। सबसे गंदी जो साइट हो सकती है ना, वो साइट हुआ करती थी, ठीक। क्या उसके अंदर बदलाव नहीं दिखता? मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, मैं एक जगह से तो वो छोटा रास्ता हुआ करता था, वो पटरी के साइड से जाया करता था, कड़े की बात है, पानीपत की, ठीक। तो रेलवे फाटक के साइड से जाया करता था। मुझे पता है सुबह सुबह अगर 5 बजे ट्यूशन जाना है या 6 बजे ट्यूशन पहुंचना है, तो उस टाइम पे अगर आप बाइक लेके या साइकिल लेके वहाँ से निकल रहे हो तो यू विल सी ओपन डेफिकेशन, इट वाज वेरी कॉमन, ठीक। उससे इस 10 साल के अंदर विजिबल है चेंज, और अगर आप नहीं देख रहे वो चेंज तो शायद कोई लेंस लगा हुआ है, या आप सिर्फ ओपोज करने के लिए ओपोज करना चाह रहे हो। बहुत विविड है चेंज, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। उस चीज़ को दूसरे तरीके से लेके मैं ये कह रहा हूँ कि चेंज तो ऑब्वियस है और वो पक्का है, उसी चेंज का आज से 10 साल बाद कोई भी सरकार हो, आज चाहे भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या कोई और एक लड़ाई सरकार आगे रूल कर जाए, तो भी आज से 15 साल बाद चेंज दिखेगा, और एक अच्छा चेंज दिखेगा। उन चीज़ों में बदलाव आएगा और कुछ सुधार दिखेगा, वो चीज़ ठीक है। पर मैं ये कह रहा था कि आज के दिन जैसे मेवात की बात कोई नहीं करता, मैं वहाँ जाके आया इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे भी नहीं पता था कुछ। वहाँ पे पानी जमा हुआ है हर जगह पे, हर रोड के बगल में, हर सरकारी ऑफिस में, रेस्ट हाउस में भी, कलेक्ट्रेट में भी, और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, सेक्रेटेरिएट वहाँ भी, और वो 2-2 ढाई साल से जमा हुआ है। नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं, नॉट नेसेसरली।
एक तो और वो बोल रहे हैं कि हमेशा से ही ऐसा हाल है। टीचर एक कॉलेज है वहाँ पे 10 साल से प्रिंसिपल नहीं है। 10-12 स्कूल्स का एक ही प्रिंसिपल है जो सबको मैनेज कर रहा है, कॉलेज को भी मैनेज कर रहा है। तो ये हालत है वहाँ। और वो हरियाणा का पार्ट है, मैं आपको हरियाणा की बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ, मतलब नूह का तो हमने अभी एक वो मैं बता रहा था ना कि उस पे बायोग्राफी जो काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें 704वें नंबर पे आया है वो। हाँ, बट वो 700-800 कह रहा हूँ। नहीं बट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के उसके अंदर मैट्रिक के अंदर वो फर्स्ट पर भी आया है। तो इसलिए आप नहीं सुनो वही बात है बात ये है कि अगर आप सिलेक्टिव मैट्रिक लेकर चलोगे तो आपको दोनों साइड की स्टोरी मिल जाएगी। मैं नूह के अंदर पहले भी गया हूँ, मेरी मदर की एक बार पोस्टिंग लगा दी थी नूह में, ठीक है, और मेरे को पता है घर के अंदर टेंशन मची थी। टेंशन इस बात की मची थी कि हर कोई, मैं एंड दिस इज प्री 2014 आई एम टॉकिंग अबाउट, कि हर कोई यही इमेजिन करता था। हाँ आज भी डर लगा है ना, नहीं आज बदलाव है, आज मेजर बदलाव है, कोई जानकार लोग वहाँ पे पोस्टेड हैं। अब कनेक्टिविटी बहुत इंप्रूव हुई है, सड़कें जा रही है, सीधा हाईवे जा रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जो है वे जो है वो उसके बड़े क्लोज से निकलता है। क्लोज से निकलता है वो तो क्या है, रोड पे इस साइड सबके सही है, इस साइड पहाड़ तो वो हाँ नहीं तो अब बन रही हैं वहाँ पे लोग। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, पर ये सोचो कि ट्रांसफॉर्मेशन हर जगह एकदम बस ऐसे कुतली हो जाए वो बड़ा टफ होगा। उसका एग्जाम्पल ये बन जाता है 152 बनाने में इतने साल लगे ना, अभी बना है। और उसी तरह से आप देखो नारनल रेवाड़ी वाला जो हाईवे है वो 2015-16 में तो नहीं था, ठीक, 15 सरकार तो 14 में आ गई, 15-16 में नहीं बना, आज आपको दिख रहा है। तो चेंज आ रहा है, बहुत इंक्रीमेंटल चेंज आ रहा है, और वो इंक्रीमेंटल चेंज आपको नूह के अंदर भी दिखता है, ठीक है। नूह के अंदर पता नहीं, मैं तो अब गया क्योंकि मैं पहले भी गया, मैं भी रिसेंटली भी वो एक जो बता रहा था ना, मैं वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम कर रहा था, उसके लिए भी मैं नूह में गया था। उसके अंदर भी मेरे को बहुत विविड चेंज दिखा कि मेरे को लगा कि वहाँ पे कॉलेजेस हैं, व्यवस्थाएं थोड़ी धीरे धीरे इंप्रूव करेंगी, और आप उस ऐसे इलाके की बात कर रहे हो जहाँ पर सारा जो एजुकेशन और एक्सपोजर जो है वो लिमिटेड ही मदरसा एजुकेशन पर है। तो वो धीरे धीरे बदलाव आएगा। कोई भी समाज या कोई भी जगह की स्थिति ऐसा नहीं होता कि बहुत क्विकली चेंज हो जाती है, एकदम स्विच ऑन किया ऑफ किया उसमें चेंज हो गई। उसको समय लगता है, लोगों की सोच बदलने में समय लगता है। अब मैं ऑल ऑफ अ सडन अगर मैं बोलूँ नूह के अंदर एक कॉन्वेंट स्कूल बन जाएगा, क्या वहाँ के लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? अरे यार, तो ये कमेंट की बात करें आप, उसको वो दूसरा एंगल दे रहे हो। मैं किसी को कोई एंगल नहीं ले रहा, बेसिक चीज़ है। मैं तेरे को हर एक चीज़ के लिए समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पर बदलाव आ रहा है। वो बदलाव लाने के लिए वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सब इन्वॉल्व हैं। वो बदलाव शायद उस पेस पर ना आया हो, या वो बदलाव अदर पार्ट ऑफ हाँ, या वो बदलाव ऐसा ना हो कि भाई जब तुम गए और तुम्हें दिखाओ, ठीक। बट ये ज़रूर है कंसिस्टेंट। अभी CMGGA फेलोज़ का एक प्रोग्राम है, कंसिस्टेंटली वहाँ पर रेगुलर वहाँ पे CMGGA फेलोज़ लगे हैं, कुछ ना कुछ तो चेंज लेकर आ रहे हैं। अब वो एग्जाम्पल होता है ना कि पेड़ काटने के लिए 10 बार एक्स का स्ट्रोक लगा है, तो 10 कुल्हाड़ियों के अंदर ये कौन कैटेगराइज करेगा, चौथे कुल्हाड़ी से कटा है या पहली से कटा है या 10वीं से कटा है, ठीक। आप कंसिस्टेंटली आप काम कर रहे हैं किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए, किसी भी चेंज को लाने के लिए। आपको उसको चेंज को लाने में समय लग रहा है, और उसको उसी नज़रिए से देखा है, क्योंकि वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम, जो नूह वाला जो इलाका है वो मिनी पाकिस्तान बोलते हैं यार, वहाँ पे कुछ जाना ही नहीं चाहता था। तो जब लोग ही वहाँ पर जाना नहीं चाह रहे, वहाँ पर डेवलपमेंट कैसे हो जाए, काम कैसे हो जाएगा? सरकार तो एरिया तो अपना ही है, वो है ना, दूसरे का थोड़ा। तो अब उस जगह में अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। कनेक्टिविटी का मैं एक रिमार्केबल एग्जांपल इसलिए बोलता हूँ कि आज से अगर 15 साल पहले इमेजिन करता ना कि मेरे को मेवात या नूह जाकर मेरे को उस पूरे हरियाणा का जो मेवाती इलाका है उसको जाके डॉक्यूमेंट करना है, या वहाँ के कल्चर को डॉक्यूमेंट करना है, आपको सड़कों की कनेक्टिविटी नहीं थी, आपको नहीं पता आप कैसे जा सकते थे वहाँ पे, ठीक। आप वहाँ जाते हैं, आपको कनेक्टिविटी अच्छी है, आप इस बात के भी, अगर किसी को डर भी लग रहा हो ना, आप सुबह सुबह जाओ, शाम को वहाँ पे वापस भी आ सकते हो। तो वो जो बदलाव है ना वो रिसेंट है, वो बदलाव ऐसा नहीं है। बट ऑफ कोर्स मतलब एवरीबडी हैज़ देयर ओन आईज एंड ऑफ कोर्स देयर ओन ओपिनियंस, वैसी वाली चीज़ है। पर बदलाव ये ज़रूर है, पूरे स्टेट के अंदर बदलाव आ रहा है, और ये ज़रूर देखना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब अगर बदलाव कम हो रहा है या फिर उसके अंदर और कुछ इंप्रूवमेंट आ सकती है, वो भी हमारे स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट जो भी पावर में होती है वो पूरी स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो किसी एरिया के लिए या किसी उसके लिए बिरादरी के लिए नहीं हो सकी। इनफैक्ट यही तो मतलब 2009 के पास है, 2009 के चुनाव में ना ये ओम प्रकाश चौटाला जी भूपेंद्र हुड्डा जी पे वो जो ऑपोजिशन था ना वो इसी बात का था कि डेवलपमेंट सारी रोहतक के अंदर फोकस कर दी, और उसी और है ना लॉप साइडेड डेवलपमेंट का थी भी, और वही चीज़ वो चीज़ आपको 2014 के अंदर और 2019 के अंदर वही आपको रिपीटेड मैट्रिक्स मिलते हैं। दिख रही है वो एक नेगेटिव पॉइंट था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए इस इलेक्शन में। हाँ कि भाई बार बार उसी होगा तो ये फिर कला नौर तक गई सड़क उनका सड़क
या इन हिसार का नहीं कौन का या वो कौन सा गांव है, रोहतक जींद रोड पे आता है जो ल से नाम है ना, कटकट हो गए ल से गांव है, कटकट वहाँ से क्लियर पता चल जाता है कि भाई जो सड़क जो आ रही है ना, कहते इस गांव के अंदर पहुंच गए उसके बाद सड़क ठीक हो जाती थी, मतलब अब रोहतक एंटर करके। हाँ, भिवानी साइड से भी जाओ तो भी ऐसे ही था। तो ये सिचुएशन थी, और वो सिचुएशन को वही तो बेन बना है कांग्रेस पार्टी का या हुड्डा सरकार का, कि अब लॉप साइडेड डेवलपमेंट का। बट फॉर हुड्डा स्ट्रेंथ, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उनके वो रोहतक में भी रहा दिया, सोनीपत में भी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उसको अपनी स्ट्रेंथ मान के चलाए कि भाई यही वो लोग हैं, यही इनको नौकरियां दी हैं, तब कायदे से आप बेरी नहीं जीत सकते विदाउट भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सपोर्ट। ठीक, वो क्यों नहीं जीत सकते? कि वहाँ पे नौकरियां दे रखी है, इतने लोगों को ओबलाइज कर रखा है, वो लोग उनके कोर वोट बैंक बने हुए हैं। तो पूरे हरियाणा के अंदर जीतो ना जीतो, वहाँ पे तो वो जीती जरूर। तो वो वाली सीटें निकाली हैं कांग्रेस ने इस बार भी। आपको उसमें से भी कहाँ, उसमें से भी जो मेजर जो एरिया था, जो जाट लैंड जिसको बोलते हैं, जाट सेंट्रिक एरिया, वो तो गया ही है उसके अंदर फिर वो फॉर ग्रांटेड ले लिया ना। अब जैसे बहादुरगढ़ सीट जो थी, बहादुरगढ़ सीट जो थी वो सीट फॉर कांग्रेस टू विन, जहाँ पे राजेश जून जीते हैं वहाँ पे, ठीक है, वो इट वॉज अ सीट फॉर कांग्रेस टू विन। राजेश जून जी को टिकट दिले थी जाते, ठीक, पर ना आप वो हारे हो टिकट। और ये सैनी सरकार के ऊपर क्या भविष्य आने आपकी? बढ़िया है सैनी जी, बढ़िया, मतलब ठीक आदमी, मुलाकात ठीक आदमी के एक ही बार मुलाकात हुई है मेरी अच्छे से, तो क्या कहता है? तो बढ़िया, ठीक आदमी है, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। उनके प्रेशर ज़रूर हैं। खट्टर का? खट्टर का तो क्या ही, पर ये है कि उनसे सीनियर अगर हम कहें ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर सीनियर जो लोग ज़्यादा पॉलिटिकल पावर में रहे हों या जिनका एक्सपोजर ज़्यादा हो, उनसे ज़्यादा वैसे लोग हैं। तो नाम ले दो ना यार कि नहीं तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनसे सीनियर हैं। अनिल विज का नाम है ना, अनिल विज जी हैं, वो उनसे सीनियर हैं। तो उनको उन सारे चैलेंजेस को, क्राइसिस को बैलेंस आउट करना विल बी अ टास्क फॉर हिम। पर अभी तक की जो स्थिति है उसके अंदर ही इज ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, क्योंकि ही हैज़ अ ट्रस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो जितवा भी ले आया है ना, एक तरीके से। हाँ, मतलब आप देखो मनोहर लाल खट्टर जी से सारे बड़े सीट जितवा के लाए हैं। हाँ, तो भाई ये खट्टर ने तो लगवाना पड़ा था कि इसने एक है ना, ले जाओ तो वो ही हैज़। और दूसरा क्या है कि नायब सैनी जी लोकसभा इलेक्शंस के अंदर भी इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। आपको पैन स्टेट अगर किसी ने झंडा ठा रखा था ना भारतीय जनता पार्टी का, बैक टू बैक पार्टी के लिए रैलीज चल रही थी, इलेक्शन रैलीज चल रही थी, जनसभाएं चल रही थी, वो नायब सिंह सैनी जी कर रहे थे। असेंबली इलेक्शंस के अंदर देखो, आपको इतने मनोहर लाल जी इतनी जगह नहीं दिखते जितने आपको नायब सैनी जी दिखते हैं। ठीक, तो ये असेंबली में तो खट्टर ने बाहर आके कहाँ वो किया रैली तो करी? वो इट वाज थ्रू नायब सैनी जी शो एंड कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में इनफैक्ट उन्हीं की टीम के ही कुछ लोग थे, एक गुलाब सैनी जी थे, जो ये बता रहे थे कि भाई मतलब पक्का मेजॉरिटी के अंदर हमारी सरकार बनेगी। बाकी स्टेट वाइड कई बीजेपी के लोगों को भी ये सेंस ऑफ श्योरिटी नहीं थी कि जीत रहे हैं। कहीं क्या सबको ही नहीं थे, तभी तो इतने सारे छोड़ के गए पार्टी कि भाई कांग्रेस के अंदर ज्वाइन कर लेंगे, उसी बैंड वैगन का हिस्सा बन जाएंगे। ये ईवीएम खातर करना रहे होता और ये सारे नहीं हो रहे, ईवीएम में गड़बड़ करती कभी। वाह, वो तो नहीं है कि वो एक गडर या कि वो भेड़िया भेंट उठा ले जाता था हर बार, और वो वैसे चिल्लाता था कि भेड़िया आ गया, गांव वाले पहुंच जाते थे। कोई नहीं था वहाँ पे, कोई भेड़िया नहीं था होता था। और जब असली टाइम आया भेड़िए का, तब कोई बाहर नहीं पाया। जब कोई आया कौन देखने, तो कांग्रेस के साथ याद ना पड़ गया कि जब असली ईवीएम का सौदा गड़बड़ होया तो उन्हें इतने बार रो लिया ईवीएम वाला रोना कि लोग मानने नहीं, अब मान नहीं, मैं नहीं, अब हुआ भी नहीं ईवीएम का लौड़ा। मैं ऐसे कई सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठा था कुछ दिन पहले, और बड़ा एकदम वो बड़ी ऑनेस्ट एक हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन हो रही थी जिसके अंदर ईवीएम के ऊपर डिस्कशन हुई। और वो क्लियर है, देख ये बोलना कि भाई ईवीएम हैक हो सकती है, इससे बड़ी नॉनसेंस नहीं हो सकती। नहीं, वो उनका कहना ये है कि यार बैलेट पेपर में हम आगे चल रहे थे, फिर क्या हो गया ऐसा एकदम से कि तो बैलेट पेपर पोस्टल बैलेट होती है यार, बाहर के बंदों ने आके कर रखे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए, कहीं से दे दिया, लिमिटेड वोट हुआ करती है। बीजेपी अलग है एग्री में तो नहीं, उसके वो पॉइंट वही है ना कि भाई उसके अंदर उन्होंने पहले सोच लिया था, उन्होंने 1 महीना पहले पोस्ट कर दी थी ये सोच के कि भाई आ रही है सरकार, ठीक है, कांग्रेस की। उन्होंने वो इस चक्कर में कर दी, इलेक्शन एक दिन, इलेक्शन से पिछले दिन चुनाव पलट गया। तो ऐसा नहीं है भाई, ईवीएम का ये सारी ये प्रोपोस्टर्स हैं क्लेम्स, ये बकवास ही होती है काम का ही, ये इनफैक्ट इंसल्ट होती है, डेमोक्रेसी की इंसल्ट होती है। इतने इस तरह के बयानबाजी होनी नहीं चाहिए कायदे से। वो अपनी हार को छुपाने के लिए इस तरह की बकवास करते हैं लोग, जो गलत है।
क्योंकि लोगों ने वोट दिया है, उस वोट का ही नतीजा है। और आप अगर ऐसे प्रोसेस पे डाउट करने लग जाओगे फिर तो ऐसे दुनिया भर के प्रोसेस हैं, फिर तो आप किसी पे विश्वास ही नहीं, फिर तो आप मतलब फिर तो क्या ही वो कहना है, वो गीत था ना हरियाणा में, वो पहली वाली बात ना रही, तो वैसा ही हो गया। पहले मुश्किल चलो बैलेट पेपर, पहले स्टफिंग चला करती, रिगिंग चला करती थी, बूथ कैप्चरिंग चला करती, उन सब चीज़ों को हटकर हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतना सुदृढ़ कर दिया पूरा हमारा इलेक्शन करने का ये तरीका है, इलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। तो सुदृढ़ कौन है, वह तो आज भी उन्हें के मानने जिनकी माननी चाहिए उन्हें। तुम एक बार ना मतलब किसी एक डीसी का इंटरव्यू लेना, वो बताएगा किसी डीसी से पूछना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या खौफ रहता है चुनाव के टाइम। इंटरव्यू किया था, मेरी परसों बात हुई थी फॉर्मर से एसवाई कुरैशी, नाम भी बता दिया मैंने, तो बोले कि यार ऐसी कोई बात नहीं होती। उन्होंने बताया ईवीएम हैक हो सकती है, उन्होंने कहा कि नहीं होती, ये बेफालतू की बातें हैं। तो बोले कि ये ऐसा आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर भी पॉसिबल नहीं है। हाँ मतलब ये तो अननेसेसरी नॉनसेंस क्रिएट की हुई है। तो एट द एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी ने, गणतंत्र ने जिसको चुनाव करके जितवाया है, जिसको वो कॉन्फिडेंस दिया है, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब रोल ये रहता है कि अपनी मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए तो रोल ये रहता है कि समझें कि कहाँ कमियां रही, उस चीज़ों को ठीक करो। अदरवाइज बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है कि आपको अगली बार भी मौका देगी। नींद नहीं आ रही आजकल जाटों को तो यार मतलब ऐसा नहीं है, जाटों का ठेका सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी उठा रखा था, वो तो चौटाला ने भी उठा रखा था, इनेलो ने भी उठा रखा था, सब ने। और ये तो भाजपा में तो बहुत जाट हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। जाट इतनी बड़ी कौम है हरियाणा के अंदर, उनका मतलब वो तेल के छिट्टे से लगे ना अरे वो कौन से है गाना है ना पंजाबी, साडी बल्ले बल्ले रहंदी सरकार कोई होवे, तो वैसे ही रहता है कि आप इस बात की बात है नहीं, पर यही चीज़ है यार, ये तो थॉट प्रोसेस है ना कि भाई जाट की सरकार है, वो हरियाणा की सरकार है। अगर आप इस बात में फंसे रहे ना कि वो जाट की सरकार है, फिर तो आप किसी कॉन्फिडेंस से आप अपना कोई काम कराने के लिए कोई जायज़ बात भी रेज नहीं कर पाओगे, ये डर के, ये सोच के कि हमारा काम नहीं होगा। और सरकारें कोई भी आती है, उनके पास फंडामेंटली उनके पास ये वो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल रहता है कि लोगों के लिए काम करना है। ठीक, अब लोग समाज में ही हैं, वो लोग ही आपस में एक दूसरे को काट करें, सारी दिक्कतें चला करते हैं, उस चीज़ के अंदर फंसती हैं चीज़ें। अदरवाइज़ सरकारें इस हिसाब से नहीं चल सकती कि भाई किसी एक बिरादरी को नेगेट करना। और अगर कोई ये सोचता है कि भाजपा का नेगेशन हुआ है 10 साल के अंदर, वो सिर्फ भाजपा का सीएम नहीं रहा है जाट वाला, पर जाटों का कोई नेगेशन नहीं हुआ। भाजपा बोल रहे ना, जाटों का कोई नेगेशन नहीं रहा है। सीएम ना फिर मारा किए हिस्सा उसमें, मानने ही को नहीं मानने, नहीं मान जाएंगे मान जाएंगे और क्या, 15 साल हो तो लिए, मानना ही पड़ेगा। चलो गुड है, थैंक यू, डन है। ठीक है, कट हुआ।